अध्याय 25। आदिम जंगल के माध्यम से। एक क्षण के लिए टार्ज़न को ऐसा महसूस हुआ कि वह रस्सी जिससे वह चिपका हुआ था फिसल रही है, तथा उसने ऊपर की चिनाई पर पत्थर के टुकड़े के घिसने की आवाज़ सुनी। फिर अचानक रस्सी रुक गई, पत्थर बिल्कुल किनारे पर फंस गया था। धीरे धीरे बंदर आदमी ने कमजोर रस्सी पर चढ़कर ऊपर की ओर कदम बढ़ाया। एक पल में उसका सिर शाफ्ट के किनारे से ऊपर था। प्रांगण खाली था। ओपार के निवासी बलि को देख रहे थे। टार्ज़न को पास के बलि प्रांगण से ला की आवाज सुनाई दे रही थी। नृत्य बंद हो चुका था। चाकू गिरने का समय लगभग आ गया होगा, लेकिन जब वो ये बातें सोच रहा था तब भी वह तेजी से महायाजक की आवाज की ओर भाग रहा था। भाग्य ने उसे छतविहीन विशाल कक्ष के द्वार तक पहुंचाया। उसके और वेदी के बीच पुजारियों की लंबी कतार थी, जो अपने सुनहरे प्यालों के साथ अपने शिकार के गर्म खून के बहने का इंतजार कर रहे थे। ला का हाथ धीरे धीरे उस कमजोर, शांत आकृति की छाती की ओर उतर रहा था जो कठोर पत्थर पर फैली हुई थी। टार्ज़न ने एक गहरी सांस ली जो लगभग एक सिसकी थी, क्योंकि उसने उस लड़की की विशेषताओं को पहचाना जिससे वह प्यार करता था। और फिर उसके माथे पर लगा निशान लाल रंग की एक ज्वलंत पट्टी में बदल गया। उसकी आंखों के सामने एक लाल धुंध तैर गई और पागल हो चुके बैल बंदर की भयानक दहाड़ के साथ वह भक्तों के बीच एक विशाल शेर की तरह उछल पड़ा। पास के पुजारी से डंडा छीनकर वह एक असली राक्षस की तरह उसके चारों ओर लेट गया और वेदी की ओर तेजी से आगे बढ़ा। ला का हाथ व्यवधान की पहली आवाज पर रुक गया था। जब उसने देखा कि इसका लेखक कौन है तो वह सफेद हो गई। वो कभी भी उस अजीब गोरे आदमी के उस कालकोठरी से भागने के रहस्य को नहीं समझ पाई थी जिसमें उसने उसे बंद कर दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी ओपार को छोड़ दे, क्योंकि उसने उसके विशालकाय शरीर और सुंदर चेहरे को एक महिला की आंखों से देखा था, न कि एक पुजारी की आंखों से। अपने चतुर दिमाग में उसने ज्वलंत देवता के होठों से एक अद्भुत रहस्योद्घाटन की कहानी गढ़ी थी, जिसमें उसे इस श्वेत अजनबी को पृथ्वी पर उसके लोगों के लिए एक संदेशवाहक के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया गया था। वह जानती थी कि इससे ओपार के लोग संतुष्ट होंगे। उसे पूरा यकीन था कि वह आदमी बलिदान की वेदी पर लौटने के बजाय उसके पति के रूप में रहने में संतुष्ट होगा। लेकिन जब वो उसे अपनी योजना समझाने गई थी तो वह गायब हो गया था, हालांकि दरवाज़ा कसकर बंद था जैसा कि उसने छोड़ा था। और अब वह वापस आ गया था, पतली हवा से भौतिक रूप में, और उसके पुजारियों को मार रहा था जैसे कि वे भेड़ें हों। पल भर के लिए वह अपने शिकार को भूल गई, और इससे पहले कि वह फिर से अपनी बुद्धि को इकट्ठा कर पाती, विशाल श्वेत व्यक्ति उसके सामने खड़ा था, वह महिला जो वेदी पर उसकी बाहों में लेटी थी। एक तरफ ला, वह चिल्लाया, तुमने मुझे एक बार बचाया था, इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन हस्तक्षेप मत करो या पीछा करने की कोशिश मत करो, वरना मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। ये कहते हुए वह उसके पास से होते हुए भूमिगत तहखानों के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। वह कौन है? महापुरोहित ने बेहोश महिला की ओर इशारा करते हुए पूछा। वह मेरी है, वानरों के टार्ज़न ने कहा। एक पल के लिए ओपार की लड़की आंखें फाड़े खड़ी रही और देखती रही। फिर उसकी आंखों में निराशा का भाव भर आया, आंसू बहने लगे और वह हल्की चीख के साथ ठंडे फर्श पर गिर पड़ी, ठीक उसी तरह जैसे डरावने आदमियों का एक झुंड उसके पास से गुजरा और उस बंदर आदमी पर झपट पड़ा। लेकिन जब वे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो वानरों का टार्ज़न वहां नहीं था। एक हल्की छलांग के साथ वह नीचे गड्ढों की ओर जाने वाले मार्ग में गायब हो गया था, और जब उसके पीछा करने वाले अधिक सावधानी से आए तो उन्होंने पाया कि कक्ष खाली था। वे केवल हंसे और एक दूसरे से बकबक करने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि गड्ढों से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, सिवाय उस रास्ते के जिससे वह अंदर आया था। अगर वह बाहर निकलता भी है तो उसे इसी रास्ते से आना होगा, और वे ऊपर उसका इंतजार करेंगे और उसकी निगरानी करेंगे। और इसलिए वानरों का टार्ज़न बेहोश जेन पोटर को लेकर बिना किसी का पीछा किए द फ्लेमिंग गॉड के मंदिर के नीचे ओपा के गड्ढों से होकर आया। लेकिन जब ओपा के लोगों ने इस मामले के बारे में आगे बात की तो उन्हें याद आया कि यही आदमी एक बार पहले भी गड्ढों में भाग गया था, और हालांकि उन्होंने प्रवेश द्वार पर नजर रखी थी,
लेकिन वह बाहर नहीं आया था और फिर भी आज वह बाहर से उन पर टूट पड़ा। वे अपने मंदिर के इस अपवित्र करने वाले को खोजने और पकड़ने के लिए फिर से 50 लोगों को घाटी में भेजेंगे। टूटी दीवार के पार शाफ्ट तक पहुंचने के बाद टार्ज़न को अपनी उड़ान के सफल परिणाम के बारे में इतना सकारात्मक महसूस हुआ कि वह गिरे हुए पत्थरों को बदलने के लिए रुक गया, क्योंकि उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई भी कैदी इस भूले हुए मार्ग को खोज ले और इसके माध्यम से खजाने के कक्ष तक पहुंच जाए। उसके मन में फिर से ओपार लौटने और वानरों के अखाड़े में पहले से ही दफन की गई संपत्ति से भी अधिक धन लेकर जाने का विचार था। वह गलियों से होते हुए आगे बढ़ा, पहले दरवाजे से होते हुए खजाने की तिजोरी से होते हुए, दूसरे दरवाजे से होते हुए लंबी सीधी सुरंग में जो शहर से बाहर छिपे हुए ऊंचे निकास द्वार की ओर जाती थी। जेन पोर्टर अभी भी बेहोश थी। विशाल चट्टान की चोटी पर वह रुका और शहर की ओर पीछे की ओर देखने लगा। मैदान पार करते हुए उसने ओपार के भयानक आदमियों का एक दल देखा। एक पल के लिए वह झिझका। क्या उसे उतरकर दूर की चट्टानों की ओर भागना चाहिए या रात तक यहीं छिप जाना चाहिए? और फिर लड़की के गोरे चेहरे पर एक नज़र ने उसे तय कर दिया। वो उसे यहाँ नहीं रख सकता था और उसके दुश्मनों को उनके और आज़ादी के बीच आने की इजाज़त नहीं दे सकता था। वह जानता था कि सुरंगों के जरिए उनका पीछा किया जा सकता था और आगे पीछे दुश्मनों का होना लगभग तय था कि वे पकड़े जाएंगे, क्योंकि वह बेहोश लड़की के साथ दुश्मनों से लड़कर अपना रास्ता नहीं बना सकता था। जेन पोर्टर के साथ बोल्डर की खड़ी सतह से नीचे उतरना आसान काम नहीं था, लेकिन घास की रस्सी से उसे अपने कंधों पर बांधकर वह ओपिरियन के बड़ी चट्टान पर पहुंचने से पहले सुरक्षित रूप से जमीन पर पहुंचने में सफल रहा। चूंकि शहर से दूर की तरफ से उतर आ गया था, इसलिए खोज दल ने कुछ भी नहीं देखा, न ही उन्हें ये सपना आया कि उनका शिकार उनके इतने करीब था। कोबजे को अपने और अपने पीछा करने वालों के बीच में रखते हुए वानरों के टार्ज़न ने लगभग 1 मील की दूरी तय करने में कामयाबी हासिल की, इससे पहले कि ओप के लोग ग्रेनाइट के प्रेरी के चारों ओर चक्कर लगाते और भगोड़े को अपने सामने देखते। जंगली खुशी की ऊंची चीखों के साथ वे पागलों की तरह भागने लगे, ये सोचते हुए कि निस्संदेह वे जल्द ही बोझिल धावक को पकड़ लेंगे, लेकिन वे दोनों ही वानर मानव की शक्तियों को कम आंक रहे थे और अपने छोटे टेढ़े पैरों की संभावनाओं को ज्यादा आंक रहे थे। टार्ज़न ने आराम से चलते हुए हमेशा उनके बीच की दूरी को एक समान रखा। कभी कभी वह अपने चेहरे के इतने करीब नजर आता, अगर दिल की धड़कन इतनी कमजोर न होती जितनी उसके दिल से सटी होती, तो उसे पता ही नहीं चलता कि वह जिंदा है। बेचारा थका हुआ चेहरा इतना सफ़ेद और तना हुआ था। और इस तरह वे समतल चोटी वाले पहाड़ और अवरोधक चट्टानों पर पहुंच गए। आखिरी मील के दौरान टार्ज़न ने खुद को बाहर निकाल लिया था, एक हिरन की तरह दौड़ते हुए, ताकि उसे चट्टानों के चेहरे पर उतरने के लिए पर्याप्त समय मिल सके, इससे पहले कि ओपिरियन शिखर तक पहुंचे और उन पर पत्थर फेंकें। और ऐसा हुआ कि वह पहाड़ की ढलान से आधा मील नीचे था, इससे पहले कि भयंकर छोटे आदमी किनारे पर आ गए। क्रोध और निराशा की चीखें निकालते हुए वे चट्टान की चोटी पर अपनी लाठियां हिलाते हुए और क्रोध के पूर्ण आवेश में नाचते हुए आगे बढ़े। लेकिन इस बार वे अपने देश की सीमा से आगे नहीं बढ़े। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अपनी पिछली लंबी और कष्टप्रद खोज की निरर्थकता याद आ गई थी, या जिस सहजता से बंदर आदमी उनके सामने से आगे बढ़ रहा था और आखिरी बार तेजी से आगे बढ़ा था, उसे देखने के बाद उन्हें आगे की खोज की पूरी तरह से निराशाजनकता का एहसास हुआ? ये कहना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही टार्ज़न उन जंगलों में पहुंचा जो अवरोध चट्टानों के किनारे की तलहटी के आधार पर शुरू होते थे, उन्होंने एक बार फिर अपना चेहरा ओप की ओर मोड़ लिया। जंगल के किनारे पर, जहां से वह अभी भी चट्टानों की चोटियों को देख सकता था, टार्ज़न ने अपना बोझ घास पर रख दिया और पास के नाले के पास जाकर पानी लाया और उससे उसके चेहरे और हाथों को धोया, लेकिन इससे भी वह होश में नहीं आई और बहुत चिंतित होकर उसने लड़की को एक बार फिर अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और पश्चिम की ओर तेजी से आगे बढ़ गया। दोपहर बाद जेन पोर्टर को होश आया। उसने तुरंत अपनी आंखें नहीं खोली, वो उन दृश्यों को याद करने की कोशिश कर रही थी जो उसने आखिरी बार देखे थे। अब उसे याद आया। वेदी, भयानक पुजारिन, नीचे गिरता हुआ चाकू। वह थोड़ा कांप उठी,
क्योंकि उसे लगा कि या तो यह मौत है या चाकू ने खुद को उसके दिल में दफना लिया है और वह मौत से पहले के संक्षिप्त प्रलाप का अनुभव कर रही है। और जब आखिरकार उसने अपनी आंखें खोलने का साहस जुटाया तो जो दृश्य उसके सामने आया उसने उसके डर की पुष्टि की, क्योंकि उसने देखा कि वह अपने मृत प्रेम की बाहों में एक पत्तेदार स्वर्ग से गुजर रही थी। अगर यह मौत है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, भगवान का शुक्र है कि मैं मर चुकी हूँ। तुमने बोल दिया, जेन। टार्जन चिल्लाया, तुम होश में आ रही हो? हाँ, वानरों का टार्जन, उसने जवाब दिया, और महीनों में पहली बार उसके चेहरे पर शांति और खुशी की मुस्कान खिल उठी। भगवान का शुक्र है, बंदर आदमी चिल्लाया, नदी के किनारे घास के मैदान में आकर। आखिरकार मैं समय पर पहुंच गया। समय पर? क्या मतलब है तुम्हारा? उसने पूछा। समय रहते तुम्हें वेदी पर मृत्यु से बचा लेंगे, प्रिय, उसने उत्तर दिया। क्या तुम्हें याद नहीं है? मुझे मौत से बचाओ, उसने हैरान स्वर में पूछा। क्या हम दोनों मर नहीं गए हैं, मेरे टार्जन? अब तक वह उसे घास पर लिटा चुका था, उसकी पीठ एक बड़े पेड़ के तने पर टिकी हुई थी। उसके सवाल पर वह पीछे हट गया ताकि वह उसका चेहरा बेहतर ढंग से देख सके। मृत, उसने दोहराया और फिर हंसा। तुम नहीं हो, जेन, और अगर तुम ओपार शहर वापस जाओगी और वहां रहने वालों से पूछोगी तो वे तुम्हें बताएंगे कि मैं कुछ ही घंटों पहले मरा नहीं था। नहीं, प्रिया, हम दोनों बिल्कुल जीवित हैं। लेकिन हेजल और मॉन्सियर थुरन दोनों ने मुझे बताया कि तुम जमीन से कई मील दूर समुद्र में गिर गए थे। उसने आग्रह किया, मानो उसे यह समझाने की कोशिश कर रही हो कि वह वास्तव में मर चुका होगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह तुम ही हो, और यह नहीं कि तुम बच गए हो या तुम्हें उठा लिया गया हो। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिला सकता हूँ कि मैं कोई आत्मा नहीं हूँ? उसने हंसते हुए पूछा। मैं ही था जिसे प्यारे महाशय थुरन ने पानी में धकेल दिया था, लेकिन मैं डूबा नहीं। मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ी देर बाद सब कुछ बताऊंगा, और मैं बिल्कुल वही जंगली आदमी हूँ जिसे तुमने पहले जाना था, जेन पोर्टर। लड़की धीरे से उठी और उसके पास आई। मैं अभी भी इस पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। ऐसा नहीं हो सकता कि लेडी एलिस के गिरने के बाद से इन भयानक महीनों में मैंने जो भी भयानक चीजें झेली हैं, उसके बाद ऐसी खुशी सच हो सकती है। वो उसके करीब आई और अपना कोमल तथा कांपता हुआ हाथ उसकी बांह पर रख दिया। ऐसा होना चाहिए कि मैं सपना देख रहा हूँ, और मैं एक पल में जाग जाऊंगा और देखूंगा कि वह भयानक चाकू मेरे दिल की ओर उतर रहा है। मुझे चूमो, प्रिय, बस एक बार, इससे पहले कि मैं अपना सपना हमेशा के लिए खो दूं। वानरों के टार्जन को दूसरे आमंत्रण की जरूरत नहीं थी। उसने उस लड़की को अपनी मजबूत बाहों में लिया जिसे वह प्यार करता था, और उसे एक बार नहीं बल्कि 100 बार चूमा, जब तक कि वह सांस लेने के लिए हाँफने लगी। फिर भी जब वह रुका तो उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और एक बार फिर उसके होठों को अपने होठों से लगा लिया। उन्होंने पूछा, क्या मैं जीवित हूँ और वास्तविकता हूँ, या मैं एक स्वप्न मात्र हूँ? यदि आप जीवित नहीं हैं, मेरे दोस्त, उसने उत्तर दिया, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने अंतिम क्षणों की भयानक वास्तविकताओं से जागने से पहले इसी तरह मर जाऊं। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, मानो दोनों को अभी भी उस अद्भुत खुशी की वास्तविकता पर संदेह हो जो उन्हें मिली थी। अतीत, उसकी सभी भयानक निराशाओं और भयावहताओं के साथ भूल गए थे। भविष्य उनका नहीं था, लेकिन वर्तमान यह उनका था। कोई भी इसे उनसे नहीं छीन सकता था। ये लड़की ही थी जिसने सबसे पहले मधुर मौन तोड़ा। हम कहाँ जा रहे हैं, बेटा? उसने पूछा। हम क्या करने जा रहे हैं? आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? उसने पूछा। आप क्या करना पसंद करेंगे? जहाँ तुम जाओ, मेरे दोस्त, जो तुम्हें ठीक लगे वही करना, उसने उत्तर दिया। लेकिन क्लेटन, उसने पूछा। एक पल के लिए वह भूल गया था कि पृथ्वी पर उन दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद है। हम आपके पति को भूल गए हैं। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, वानरों का टार्जन, वह रो पड़ी। और नहीं, अब मेरी शादी का वादा किया गया है। उन भयानक जीवों द्वारा मुझे पकड़े जाने से एक दिन पहले मैंने मिस्टर क्लेटन से तुम्हारे लिए अपने प्यार के बारे में बात की थी, और तब वह समझ गया था कि मैं अपना दुष्ट वादा नहीं निभा सकती।
ये तब हुआ जब हम एक हमलावर शेर से चमत्कारिक रूप से बच गए थे। वो अचानक रुकी और उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक सवालिया रोशनी थी। वानरों का टार्ज़न, वह रो पड़ी, क्या ये तुम थे जिसने वह काम किया? यह कोई और नहीं हो सकता था। उसने अपनी आंखें झुका ली, क्योंकि वह शर्मिंदा था। तुम मुझे छोड़कर कैसे चले गए? वह धिक्कारपूर्वक बोली। मत करो, जेन, उसने विनती की, कृपया मत करो। तुम नहीं जानती कि उस कृत्य की क्रूरता के कारण मैंने तब से कैसे पीड़ा सही है, या फिर मैंने तब कैसे पीड़ा सही, पहली ईर्ष्या के कारण, और फिर उस भाग्य के प्रति कटु आक्रोश में जिसके मैं हकदार नहीं था। उसके बाद मैं वानर बन गया, जेन, और फिर कभी किसी इंसान को न देखने का इरादा किया। उसने उसे जंगल में वापस आने के बाद से अपने जीवन के बारे में बताया कि कैसे वह एक सभ्य पेरिसवासी से एक क्रूर वजीर योद्धा बन गया और वहां से वापस उस क्रूर व्यक्ति में बदल गया जिसे वह बड़ा किया गया था। उसने उससे कई सवाल पूछे और अंत में डर के मारे उन बातों से जो मॉन्सियर थुरन ने उसे बताई थी पेरिस की महिला के बारे में। उसने उसे अपने सभ्य जीवन का हर विवरण बताया, कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि उसका दिल हमेशा उसके प्रति सच्चा था। जब उसने बात खत्म की तो वह उसे देखता हुआ बैठ गया, मानो उसके फैसले और अपने फैसले का इंतजार कर रहा हो। मुझे पता था कि वह सच नहीं बोल रहा है, उसने कहा। ओह, वो कितना भयानक प्राणी है। तो फिर तुम मुझसे नाराज नहीं हो? उसने पूछा, और उसका उत्तर, यद्यपि स्पष्टतः अत्यंत अप्रासंगिक था, वास्तव में स्त्रियोचित था। क्या उल्गा डी कोई बहुत सुंदर है? उसने पूछा, और टार्ज़न ने हंसते हुए उसे फिर से चूमा। तुम्हारी खूबसूरती का 10वां हिस्सा भी नहीं, प्रिय, उसने कहा। उसने संतुष्ट होकर हल्की सी आह भरी और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उसे पता था कि उसे माफ कर दिया गया है। उस रात टार्ज़न ने एक विशाल वृक्ष की हिलती शाखाओं के बीच एक छोटा सा आरामदायक मंडप बनाया और वहां थकी हुई लड़की सो गई, जबकि उसके नीचे एक बंदर आदमी उसकी रक्षा के लिए नींद में भी तैयार होकर बैठा था। तट तक पहुंचने के लिए उन्हें कई दिन लगे। जहां रास्ता आसान था, वे विशाल जंगल की झुकी हुई शाखाओं के नीचे हाथ में हाथ डाले चलते थे, जैसे कि दूर अतीत में उनके आदिम पूर्वज चलते थे। जब झाड़ियां उलझी हुई थीं, तो उसने उसे अपनी बड़ी बाहों में ले लिया और उसे पेड़ों के बीच से हल्के से ले गया, और दिन बहुत छोटे थे, क्योंकि वे बहुत खुश थे। अगर क्लेटन तक पहुंचने और उसकी मदद करने की उनकी उत्सुकता न होती, तो वे उस अद्भुत यात्रा के मधुर आनंद को अनिश्चित काल तक खींच लेते। तट पर पहुंचने से पहले आखिरी दिन टार्ज़न को उनके आगे चल रहे लोगों की गंध आई, काले लोगों की गंध। उसने लड़की को बताया और उसे चुप रहने के लिए आगाह किया। जंगल में दोस्त कम होते हैं, उसने रूखेपन से कहा। आधे घंटे में वे चुपके से पश्चिम की ओर बढ़ रहे काले योद्धाओं के एक छोटे दल पर पहुंचे। जैसे ही टार्ज़न ने उन्हें देखा, वह खुशी से चिल्ला उठा, यह उसके अपने वजीरी का दल था। बुसुली वहां था, और उसके साथ ओपार तक आए अन्य लोग भी थे। उसे देखते ही वे नाचने लगे और खुशी से चिल्लाने लगे। उन्होंने उसे बताया कि वे उसे कई हफ्तों से ढूंढ रहे थे। अश्वेतों ने उसके साथ श्वेत लड़की की उपस्थिति पर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया, और जब उन्हें पता चला कि वह उसकी स्त्री होने वाली है, तो वे उसे सम्मान देने के लिए एक दूसरे से होड़ करने लगे। खुश वजीरी उनके चारों ओर हंसते और नाचते हुए वे किनारे के किनारे बने एक असभ्य आश्रय में पहुंचे। जीवन का कोई संकेत नहीं था और उनकी पुकार का कोई जवाब नहीं था। टार्ज़न जल्दी से छोटे पेड़ की झोपड़ी के अंदर चढ़ गया, लेकिन कुछ ही देर बाद एक खाली डिब्बा लेकर बाहर आया। उसे बुसुली के पास फेंकते हुए उसने उसे पानी लाने को कहा, और फिर उसने जेन पोर्टर को ऊपर आने का इशारा किया। वे दोनों उस दुर्बल शरीर वाले व्यक्ति के ऊपर झुक गए जो कभी अंग्रेज रईस हुआ करता था। लड़की की आंखों में आंसू आ गए जब उसने उस बेचारे, धंसे हुए गालों और खोखली आंखों को देखा और उस युवा और सुंदर चेहरे पर पीड़ा की रेखाएं देखीं। टार्ज़न ने कहा, वह अभी भी जीवित है। हम उसके लिए वह सब कुछ करेंगे जो किया जा सकता है, लेकिन मुझे डर है कि हम बहुत देर कर चुके हैं। जब बुसुली पानी लेकर आई तो टार्ज़न ने फटे और सूजे हुए होठों के बीच कुछ बूंदें दबा दी।
उसने गर्म माथे को गीला किया और दयनीय अंगों को नहलाया। कुछ ही देर में क्लेटन ने अपनी आंखें खोलीं। एक फीकी, धुंधली मुस्कान उसके चेहरे पर चमक उठी जब उसने देखा कि लड़की उसके ऊपर झुकी हुई है। टार्ज़न को देखते ही उसका चेहरा आश्चर्य में बदल गया। सब ठीक है, बूढ़े साथी, बंदर आदमी ने कहा। हमने तुम्हें समय रहते पा लिया है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और इससे पहले कि तुम कुछ समझो, हम तुम्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे। अंग्रेज ने कमजोरी से अपना सिर हिलाया। बहुत देर हो चुकी है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन ये ठीक ही है। मैं मरना पसंद करूंगा। महाशय थुरान कहाँ है? लड़की ने पूछा। बुखार बढ़ने के बाद उसने मुझे छोड़ दिया। वह शैतान है। जब मैंने पानी के लिए भीख मांगी, जिसे मैं पीने के लिए बहुत कमजोर था, तो उसने मुझसे पहले ही पानी पी लिया, बाकी पानी फेंक दिया और मेरे चेहरे पर हंसा। ये सोचते ही उस आदमी में अचानक ऊर्जा की एक चिंगारी जाग उठी। उसने खुद को एक कोहनी पर खड़ा कर लिया। हाँ, वो लगभग चिल्लाया, मैं जीवित रहूंगा। मैं उस जानवर को खोजने और मारने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहूंगा। लेकिन इस संक्षिप्त प्रयास ने उसे पहले से भी कमजोर कर दिया और वह फिर से सड़ती हुई घास पर लेट गया, जो उसके पुराने उल्स्टर के साथ जेन पोर्टर का बिस्तर था। थुरान के बारे में चिंता मत करो, वानरों के टार्ज़न ने क्लेटन के माथे पर आश्वस्त करने वाला हाथ रखते हुए कहा। वह मेरा है और मैं उसे अंततः पकड़ लूंगा, चिंता मत करो। क्लेटन बहुत देर तक चुपचाप लेटा रहा। कई बार टार्ज़न को अपना कान धंसी हुई छाती के पास लगाना पड़ा ताकि उसके थके हुए दिल की धीमी धड़कन को सुन सके। शाम के समय वह कुछ देर के लिए फिर से जाग उठा। जेन, उसने फुसफुसाया। लड़की ने अपना सिर थोड़ा और झुकाया ताकि वह संदेश समझ सके। मैंने तुम्हारे साथ और उसके साथ गलत किया है, उसने बंदर आदमी की ओर कमजोरी से सिर हिलाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए यह एक खराब बहाना है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगता। मैं अब सिर्फ वही करना चाहता हूँ जो मुझे 1 साल पहले करना चाहिए था। उसने अपने नीचे रखे हुए अल्स्टर की जेब में कुछ ढूंढा जो उसे बुखार के दौरे के दौरान वहां मिला था। कुछ ही देर में उसे वह मिल गया, एक मुड़ा हुआ पीला कागज। उसने उसे लड़की को थमा दिया और जैसे ही उसने उसे लिया, उसका हाथ उसकी छाती पर पड़ा, उसका सिर पीछे की ओर झुका और थोड़ी सी सांस के साथ वह अकड़ गया और स्थिर हो गया। फिर बंदरों के टार्ज़न ने उल्टे चेहरे पर अल्स्टर की एक तह खींची। कुछ क्षण तक वे वहीं घुटनों के बल बैठे रहे। लड़की के होंठ मौन प्रार्थना में हिल रहे थे और जब वे उठे और अब शांत आकृति के दोनों ओर खड़े हुए, तो कपि पुरुष की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अपने हृदय में उत्पन्न हुई पीड़ा के माध्यम से उसने दूसरों की पीड़ा के प्रति करुणा सीखी थी। लड़की ने अपने आंसुओं के बीच उस फीके पीले कागज के टुकड़े पर लिखा संदेश पढ़ा और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने उन चौंका देने वाले शब्दों को 2 बार पढ़ा, इससे पहले कि वह उनका अर्थ पूरी तरह समझ पाती। उंगलियों के निशान साबित करते हैं कि आप ग्रेस्टोक हैं। बधाई हो, DARNOT। उसने कागज टार्ज़न को थमा दिया। और वह ये सब जानता था, उसने कहा, और तुम्हें नहीं बताया। मुझे पहले पता था, जेन, आदमी ने जवाब दिया। मुझे नहीं पता था कि उसे ये सब पता है। मैंने उस रात प्रतीक्षा कक्ष में ये संदेश छोड़ा होगा। वहीं मुझे ये संदेश मिला था और बाद में तुमने हमें बताया कि तुम्हारी माँ एक मादा बंदर थी और तुमने अपने पिता को कभी नहीं जाना। उसने अविश्वसनीय रूप से पूछा, तुम्हारे बिना मेरे लिए उपाधि और संपदा का कोई मतलब नहीं था, प्रिय, उसने उत्तर दिया। और अगर मैंने उन्हें उससे छीन लिया होता तो मैं उस महिला को लूट रहा होता जिससे मैं प्यार करता हूँ। क्या तुम नहीं समझती, जेन? ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गलती को माफ करने की कोशिश कर रहा था। उसने मृत व्यक्ति के शरीर पर अपनी बाहें फैला दी और उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। और मैं ऐसे प्यार को त्याग देती, उसने कहा।